हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लेक्चर 2 को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 में अपन ने दो डिस्कस किए थे इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से थे, वो वोल्ट मीटर और अमीटर। और वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में देखा था अपन ने कि वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और अमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करता है कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। और अमीटर को कैसे कनेक्ट करते थे अपन, सीरीज के अंदर, और वोल्ट मीटर होता था आपके पास पैरेलल के अंदर। पैरेलल का मतलब जिस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है उसके अक्रॉस। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये कोई सर्किट है आपके पास, यहाँ पर बैटरी है ना, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मान लीजिए आपको क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है, तो आप इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना होता तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाते, ठीक है। तो जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो उसके अक्रॉस पैरेलल में आप क्या लगाते हो, वोल्ट मीटर। और अमीटर या आप ऐसे बोल दें कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर्किट के अंदर, तो आप क्या करते हैं, सीरीज में अमीटर लगा देते हैं, ठीक है क्या। तो ये भी देखा था अपन ने कि अमीटर जो होता है उसका कुछ ना कुछ खुद का रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या आती है, कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर आती है, यानी कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज में डिफरेंस मिलता है अपने को, है ना। ऐसा नहीं कह सकते अपन कि जो अमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा। पर दो केस कंडीशन डिस्कस की थी अपन ने कि अगर एक आइडियल अमीटर है और एक रियल अमीटर है। अगर आइडियल अमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, जीरो, और रियल एमीटर होता है तो उसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो, यानी कि जीरो तो नहीं पर जीरो से ज्यादा भी नहीं है, जीरो के आसपास ही, है ना, जो रियल और प्रैक्टिकल कंडीशन है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं सिंपल सा ही, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है, सपोज करिए आपके पास 20 वोल्ट की बैटरी है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस सर्किट में आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ओम्स लॉ से क्या, I बराबर V बाई R। तो V की वैल्यू कितनी है 20 और R कितना है 5, यानी कि 4 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है क्या। ये तो हो गया आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यूज जो ओम्स लॉ से ली। आप पता करना है कि इसके अंदर वाकई में क्या 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो आप क्या करते हो, इसी सर्किट में एक एमीटर लगा दिया अपन ने, ठीक है। कैसे लगाते हैं, सीरीज के अंदर 20 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और मान लीजिए सपोज करिए ये है आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस, किसका, अमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक। तो यहाँ से जो करंट आया सपोज करिए आई डैश, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आई डैश की वैल्यू V बाई आर इक्विवेलेंट, है ना। तो V की वैल्यू तो 20 है सही, लेकिन R इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, पहले 5 था, अब 5 + 2 7, यानी कि 7, ये करंट की वैल्यू आएगी इसके अंदर एम्पियर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकाले अपन, परसेंटेज एरर, तो क्या होगा I1 यानी कि 4 - 20/7 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, तो कितना होगा ये 28 - 20 यानी कि 8/7 इंटू 4 इंटू 100, तो कितना हो गया ये 200/7%। इतने की एरर आएगी आपके पास किसमें, कैलकुलेशन में। क्यों, क्योंकि एमीटर है उसका भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही सही। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, अपने पास कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी मिलेगा अपने को, है ना। तो करंट की कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज आता है, वो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, सिंपल होते हैं, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। बेसिकली ओम्स लॉ यूज करना है, एक बार थ्योरेटिकल केस लिया अपन ने और दूसरा प्रैक्टिकल केस लिया। प्रैक्टिकल का मतलब अपन ने सर्किट में एमीटर लगा दिया, ठीक है। और ये भी कहा था जो अगर आइडियल एमीटर है, ठीक है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 मानते हैं। रियल एमीटर होगा तो रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0, मींस 0 तो नहीं पर 0 से कोई ज्यादा भी नहीं, मुझे 0.5 बोल दीजिए या 1 बोल दीजिए, पर ज्यादा नहीं, है ना, 0 के आसपास ही रहे वो। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके वोल्टेज में परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है एरर की, तो सेम केस हो सकता है कि पहले थ्योरेटिकल केस होगा, इसके अक्रॉस आप थ्योरेटिकली V बराबर IR से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एमीटर की जगह वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो वोल्ट मीटर कैसे लग जाएगा, इस तरीके से लग जाएगा, है ना। और कैलकुलेशन आप कर सकते हो, डेटा गिवन होगा इसी, कोई दिक्कत नहीं आती दोनों केस में, कि सिंपल और जो थ्योरेटिकल है और जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगर मैं कराना चाहूँ तो वोल्ट मीटर भी कर सकते हैं, देख लेते हैं वोल्ट मीटर को भी कि वोल्ट मीटर में परसेंटेज एरर कितना और कैसे फाइंड आउट की जाएगी, ठीक है क्या। एक बार तो अपन ये सर्किट लेते, सपोज करिए यहाँ पर आपके पास जो करंट है वो मान लीजिए फ्लो कर रहा है 20 वोल्ट की बैटरी है। हाँ, थ्योरेटिकली देखें तो अपन तो क्या होगा, पूरा का पूरा अपने को इसके अक्रॉस ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ 20, यहाँ भी 20, और यहाँ पे भी 20, 0। लेकिन जब इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है आपको, तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दो, इस बार करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपके पास वोल्ट मीटर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, R वोल्ट मीटर, ये आपको एग्जाम में गिवन होंगे।
कोई ज़्यादा टिपिकल बात नहीं होती। तो एरर निकालने के लिए करते क्या है, दिस वैल्यू माइनस दिस अपॉन डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज एरर निकाली जा सकती है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको सिंपल वोल्ट मीटर दे रखा है ना, और या एमीटर दे रखा है और उसके बारे में कुछ नहीं लिख रखा, मतलब ना तो उसका रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप उसको आइडियल मान के चलोगे। और आइडियल वोल्ट मीटर के केस में जो आप रेजिस्टेंस बोलते थे वोल्ट मीटर का, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, इक्वल टू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जो करंट है, अगर जितना करंट यहाँ से पास होगा, सपोज करिए जो भी करंट आएगा उसके दो पार्टीशन होंगे, कुछ करंट यहाँ पर फ्लो कर देगा और कुछ करंट यहाँ पे फ्लो कर देगा। अगर यहाँ पर करंट की वैल्यू कम हुई अपने पास, जैसे यहाँ पर देखें करंट की वैल्यू सपोज करिए आपके पास थी 4 एम्पियर, ठीक है, तो इसके क्रॉस 5 × 4 20 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, इस बार क्या होगा, करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा। तो इसके अक्रॉस V बराबर IR से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 20 से कम होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ करंट ऊपर निकल गया। तो अगर ऊपर जाने वाले करंट की वैल्यू जितनी कम हो, तो उतना ही जो करंट यहाँ 5 ओम में से फ्लो कर रहा है वो बढ़ता जाएगा। अगर बोल दे कि इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब काफी ज्यादा, किससे? इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर नेग्लिजिबल अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो आपकी वैल्यू वापस क्या होगी, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वैल्यू को अप्रोच कर देगी। ठीक है ना। तो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे दूसरे, है ना। बस ध्यान रखें कि जो आइडियल केस है उसमें क्या होना चाहिए और रियल केस है उसमें क्या आपके पास रेजिस्टेंस होना चाहिए, एम्पियर एमीटर के लिए और वोल्टमीटर के लिए। कैसे कनेक्ट किए जाते हैं सर्किट में वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपन ने देखा था रेजिस्टेंस बॉक्स, वो कोई खास नहीं, सिंपल क्या होता है, सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कम ज्यादा करने के लिए अपन यूज करते हैं। उसमें कुछ नहीं, की निकालनी होती है आपको, जितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए उतने ओम की चीज फाइंड आउट निकाल लीजिए बाहर, तो उतने ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में जनरेट हो जाता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है पोटेंशियोमीटर। ठीक, पोटेंशियोमीटर ये आपके प्रैक्टिकल भी हैं सारे, ठीक है, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म होते हैं। अब पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है और क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो समझे ध्यान से कि पोटेंशियोमीटर एक तरह से, देखो आपको बताते हैं सिंपल डायग्राम बना के, पहले किस तरह से दिखता है आपको। ऐसे एक तरह से बेंच होती है, लकड़ी की बेंच है आपके पास। बेंच क्या होता है, सरफेस है, टॉप इस तरीके से मान लीजिए सरफेस है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है आपके पास, वायर्स लगे होते हैं, यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है आपके पास, वायर कंटिन्यू कनेक्ट होते हैं, यहाँ से इस तरीके से जाएंगे, है ना, फिर इसके साथ ऐसे इस तरीके से। ठीक है, मतलब पोटेंशियोमीटर एक तरह से कोई नहीं, सिस्टम एक टेबल है या सरफेस बॉडी लकड़ी का, उसके ऊपर आपके पास क्या है, वायर होता है इस तरीके से जो घुमा के बांधा होता है। ठीक है क्या, बाकी ऊपर स्ट्रिप्स है, यहाँ पर बाकी सर्किट कनेक्शन किए जाते हैं कि बैटरी कहाँ लगाए अपन, कुछ रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाना है अपने को, ये सारे सर्किट के कनेक्शंस हैं। सर्किट कनेक्शंस कंप्लीट होने के बाद ये किस किस काम आता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ठीक है क्या, अब देखिए यहाँ से कि फर्स्ट बात करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है जो क्या क्या मेजर करता है आपके पास, पोटेंशियल ड्रॉप का डिवाइस, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आपका मिल रहा है, वो चीज फाइंड आउट करता है। दूसरी चीज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि बैलेंसिंग पॉइंट या बैलेंस पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना होता है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझे थोड़ा सा, है ना। अब मैं इसका सिंपल इजी डायग्राम बना रहा हूँ, वहाँ पे देख लीजिए कनेक्टिंग स्ट्रिप्स होती हैं ताकि बाकी सर्किट के एलिमेंट लगा सके, बैटरी, रेजिस्टेंस या रियोस्टेट वगैरह जो भी लगाना है। ये वायर होता है कॉन्स्टेंटेनियम या मैग्नेटियम का बना होता है, ठीक है क्या, कॉन्स्टेंटेनियम मैग्नेटियम का। ठीक, ऐसा इसलिए करते हैं, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है इस वायर का बहुत ही कम होता है, यानी कि अगर करंट फ्लो करता है तो वायर में हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट की वजह से हो सकता है वायर के अंदर एक्सपांशन हो जाए। लेकिन ये जो वायर लिख रखे हैं अपने पास कॉन्स्टेंटेनियम, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है बहुत कम होता है, ताकि इसकी रीडिंग में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है ना। वायर्स अलग ही होते हैं, ये कॉपर वगैरह के नहीं, कॉन्स्टेंटेनियम या मैग्नीशियम के बनाए जाते हैं। और
जो पोटेंशियोमीटर है आपके पास, ये जो सर्किट दिख रहा है, ये अलग अलग अरेंजमेंट में मिलता है आपको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वर्किंग कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर क्या करता है आपके पास, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करता है किसी भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसकी एप्लीकेशंस कि पोटेंशियल ड्रॉप के साथ साथ क्या होता है, अननोन कोई सेल है आपके पास, कोई बैटरी, उसका पोटेंशियल भी फाइंड आउट करने के काम आता है। कोई अननोन रेजिस्टेंस है कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी फाइंड आउट करने के काम आता है। मतलब इसकी एप्लीकेशंस है, पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, और इस डिवाइस के हेल्प से अपन 3-4 चीजें फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो चीज है आप देखिए उसको क्या फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, और इसका इजी सर्किट डायग्राम बनाते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास होगी बैटरी, है ना। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, रियोस्टेट भी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये आपका जो वायर है ना, वायर को अपन सिंपल लाइन से दिखा रहे हैं, हालांकि वायर घूम के आता है, अपन इसको सिंपल डायग्राम से बना रहे हैं, ठीक है। वायर ये मान लीजिए इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक। या फिर बोलते रियोस्टेट होगा तो उससे भी रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। अब फर्स्ट एप्लीकेशन में देखिए इसकी, कि अपने को मान लीजिए किसी भी सेल का, अननोन सेल है, उसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर बात करें अपन, टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का आपको अननोन सेल है, उसका ईएमएफ नहीं पता आपको, यानी कि वो कितने वोल्ट का वो नहीं पता, तो वो फाइंड आउट करना है किसके हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, ठीक है क्या। तो एप्लीकेशन का ये हेडिंग आपकी ये है, टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब कैसे प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है उसको समझे, कि सर्किट डायग्राम कैसे बनते हैं इसके। ये तो पोटेंशियोमीटर है सही, अब जो अननोन सेल है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है उस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये अननोन सेल है जिसका ईएमएफ सपोज करिए E1 लिख देते हैं, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r1, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किट देखें कि यहाँ से क्या होता है आपका गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन, गैल्वेनोमीटर के बारे में भी। हालांकि अपन व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बताया था थोड़ा सा कि गैल्वेनोमीटर भी करता क्या है, करंट मेजर करता है अपने पास, और स्मॉल करंट की वैल्यू से फाइंड आउट कर पाता है ये, है ना, और डायरेक्शन ऑफ करंट वो भी बताता है। जैसे एमीटर है, एमीटर के अंदर आप डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम वो बताता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है ये आपके दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो की वैल्यू बताता है। एमीटर तो क्या होगा, सिंपल, अगर एमीटर ऐसे लगा हुआ सर्किट में और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में इंडिकेट कर देगा। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने तो एमीटर आपका रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर के केस में क्या होता है, ये भी एक तरह से दिखने में एमीटर जैसा ही है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी फाइंड आउट करता है। एमीटर से अपने को डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं मिलती, अपने को अमाउंट ऑफ करंट मिलता है ओनली। तो एक गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अमाउंट ऑफ करंट के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में। अब देखिए आपको अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करना है सेल का ई, उसके अंदर रेजिस्टेंस था आर, तो क्या किया, यहाँ से अपन ने सेल के साथ गैल्वेनोमीटर लगा के और यहाँ पर इस वायर, इस पे जोकी की हेल्प से एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट आता है, जोकी बोलते हैं जिसको, है ना, ये वायर उसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है क्या, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, जोकी बना देते हैं आपके लिए, और यहाँ से वायर कनेक्ट होता है। ये अपने पास ऊपर की ओर तो क्या है, इंसुलेटर से ये पॉइंट या निब होती है, थोड़ी तिरछी इस तरीके से बनी होती है, इसको क्या करते हैं अपन, स्लाइड करते हैं इस वायर पर, ठीक है। जो कि वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं इस तरीके से, ताकि जो गैल्वेनोमीटर है अपने को करंट की वैल्यू बताता रहे। और यहाँ पर नीचे कंडक्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये सर्किट को कंप्लीट भी करता है, तभी आपका करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है क्या, है ना। तो जोकी की डिवाइस की हेल्प से अपन इसको इस तरीके से इस वायर पे स्लाइड करते हैं ऐसे। अब देखिए इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ऊपर वाले सर्किट को देखते हैं। ये ऊपर वाला सर्किट है, इसको कहा जाता है प्राइमरी सर्किट, ठीक है। ऊपर वाले सर्किट को क्या कहते हो आप, प्राइमरी सर्किट। और जो नीचे वाला सर्किट है ये होता है सेकेंडरी सर्किट। ये डिपेंड करता है कि पोटेंशियोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सेकेंडरी सर्किट बनता है। प्राइमरी सर्किट बेसिकली यही है आपके पास, ठीक है क्या। यहाँ पर हो सकता है रियोस्टेट बना होता है, कई किताबों में ऐसे भी बना होता है डायग्राम, ठीक है। तो उससे आपको कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। रियोस्टेट के केस में मैंने बताया था, एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर, होलो के ऊपर मेटल वायर बना देते हैं, और यहाँ पे एक स्लाइडर होता है जिसको आगे पीछे करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है क्या, या चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक। तो खैर अपन तो उसी तरीके से चलते हैं कि आपके पास सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इस वायर की लेंथ को बोल देते हैं एल। एल क्या अपने पास, लेंथ ऑफ वायर,
ठीक है क्या, और मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है वायर का R, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये हो गया अपने पास। अब जो बैटरी का ईएमएफ है, सबसे पहले तो अपन क्या निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। याद होगा आपको मैंने टर्मिनल वोल्टेज की बात की थी। अगर आपके पास सेल दे रखा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जितना सेल का ईएमएफ है उससे कम आउटपुट अपने को मिलता है, ठीक है क्या, उससे कम अपने को आउटपुट मिलता है। तो उसको क्या बोलते थे, आउटपुट को टर्मिनल वोल्टेज। अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज निकालूं, यानी कि ये जो वायर है, पोटेंशियोमीटर का ध्यान रखना, केवल ये वायर है आपके पास। अब यानी कि अपन सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, वो जैसा डायग्राम होता है मेन, वो डायग्राम नहीं कि वायर को अपन ऐसे बना रखे हैं। अपन ने टोटल लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे बना दिए, ठीक है। यानी कि जो बैटरी का ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसकी हेल्प से अपन क्या निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, या बोल दे इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है, इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक। तो मान लीजिए V है आपके पास, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ये हो गया आपके पास, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। इसकी V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद होगा शायद आपको, E माइनस आई आर, जहाँ पे I क्या है इस सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, यानी कि इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और क्या कह सकते हैं अपन, यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप भी मिल रहा है वो इस L लेंथ की वायर पे ड्रॉप हो रहा है। किस पर हो रहा है, L लेंथ की वायर पे। यानी कि जो अपने को V मिला, मतलब सपोज करिए यहाँ पर V है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 0, तो ये भी 0 और ये भी, यानी कि ये जो V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है आपके पास, किसके अक्रॉस, L लेंथ के वायर के अक्रॉस आपको मिल रहा है। तो एक टर्म यूज करते हैं जो क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होती है वो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास ये हो गया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये होता है आपके पास। यानी कि कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस वायर के अक्रॉस, V का, यानी कि V बाई, और लेंथ कितनी है, तो ये कहलाता है आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। सिंपल समझो वापस दोबारा कि इस बैटरी के कारण और इंटररेस्ट के कारण अपने को जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है V, वो किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, इस वायर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, पूरा 0 से लेके जो भी वैल्यू अपने पास आ रही है, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं V वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है अपने पास इस वायर के अक्रॉस हो गया, ठीक। अब ये जो अननोन ईएमएफ का सेल है, इसकी बात करते हैं कि सेकेंडरी सर्किट पे आते हैं। ये प्राइमरी सर्किट का अपने पास जो सिस्टम था या जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी वो अपने लिख दी। L क्या है, इस वायर की लेंथ है, टोटल लेंथ, रेजिस्टेंस है आपके पास वायर का R, V क्या, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर चुके हो, कैसे फाइंड आउट करते हैं अपने सीख रखा है। अब चलते हैं सेकेंडरी सर्किट पे कि इस सेल का आपको ईएमएफ बताना है, तो कैसे सर्किट को कनेक्ट करें और किस तरह से वर्किंग प्रोसेस होगी। तो देखो ध्यान से इधर, और ये चीज वापस सुन लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब है कि इस सेल का जो भी पोटेंशियल आ रहा है आपके पास इस वायर के अक्रॉस, वायर का मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो पूरा का पूरा इस L लेंथ पर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। यानी 0 से लेके जो भी वैल्यू आ रही है उसकी वहां तक, जैसे 10 वोल्ट है तो आपके पास है कि 10 वोल्ट का इस लेंथ पे ड्रॉप हो रहा है, 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट का है, अगर लेंथ बोल दी 10 मीटर 8 मीटर कुछ भी हो सकती है उसके अक्रॉस, अभी न्यूमेरिकल करेंगे उससे और क्लियरिटी होगी। तो ये कहलाती है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो कैसे, अब देखो मान लीजिए सेल आपने सेकेंडरी सर्किट कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे जोकी लगी होती है, अभी बताई थी मैंने, इसी टाइप की होती है, पेन टाइप की होती है जोकी, ऐसे पेन टाइप की जोकी होती है जिससे वायर कनेक्ट होता है, और इस वाले को अपन इस पर स्लाइड करते रहते हैं, इस तरीके से स्लाइड करते हैं तो अपने को क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करंट की वैल्यू बताता है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट भी बता देता है, ठीक है क्या। अब क्या करते हैं, इस जोकी को लेके इस वायर पे हल्के हल्के धीरे धीरे से स्लाइड करते हैं, है ना। तो क्या होता है, एक ना कहीं बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा आपको। ध्यान हो, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी क्या कहा था कि जो गैल्वेनोमीटर या मिडिल ब्रांच है ना, इस तरह से अपन ने क्या बनाया था, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा था G,
तो क्या कंडीशन आती थी बैलेंसिंग पॉइंट में कि इस वाले वायर के अंदर अगर कोई करंट नहीं आता तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या होता था, आपके पास पोटेंशियल सेम होता था, तो इस मिडिल ब्रांच के ऊपर नेग्लेक्ट कर देते थे। और पता कैसे चलता था, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता था। भाई सर्किट में करंट जीरो है तो ये थोड़ी ना अपने आप को देख के पता चलेगा भाई सर्किट में करंट जीरो, देख के नहीं बता सकते, कौन बताएगा, इंस्ट्रूमेंट बताएगा। और इंस्ट्रूमेंट क्या था, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, जब जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है मतलब इस सर्किट में या इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ठीक है क्या। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। तो वही प्रोसेस या इसी का प्रिंसिपल अपन यहाँ पर यूज करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ जो कनेक्शन है जो कि उसको इस क्या करते हैं, इस वायर पे स्लाइड करते हैं। तो धीरे धीरे स्लाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या शो करता है, जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन। जब आप इस जॉकी की हेल्प से इस पर जॉकी को इस वायर पे क्या करोगे, स्लाइड करोगे, तो आपका गैल्वेनोमीटर कहीं ना किसी पॉइंट पर आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब सर्किट क्या हो गया, यानी कि सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है, सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है। मींस अब कोई करंट नहीं है तो देखो अभी जैसे अपन ने बनाया था सर्किट डायग्राम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर सर्किट के अंदर कोई करंट डिफ्लेक्शन जीरो, तो सर्किट में कोई करंट नहीं है, यानी कि आई बराबर क्या है, जीरो। ये कब होता था, जब इस पॉइंट के अक्रॉस और इस वाले पॉइंट के अक्रॉस क्या हो, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। मान लीजिए ये वी है तो ये भी क्या होगा, वी। दो कंडीशन होती है करंट का फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। करंट की वैल्यू जीरो कब होगी, जब इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर क्या पोटेंशियल सेम होगा, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो कि क्या कहा, गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी अटैच है और इस जॉकी को इस वायर पे धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। कहीं ना कहीं तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। सपोज करिए मैंने बोल दिया इस वाले पॉइंट पर वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसकी लेंथ बोल देते हैं एक्स, बोल देते हैं क्या बोल देते हैं, एक्स, ठीक है। टोटल लेंथ एल है इसी कि एक्स लेंथ पर इसने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब कि इस वाले पॉइंट पर यानी कि जो वायर है, वायर यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा और इस वाले सेल की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर मिल रहा है अपने को, ठीक है, जस्ट पास वाले, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर पोटेंशियल की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, अब देखो एल लेंथ पे कितने का ड्रॉप है, वी का, एल लेंथ पे कितने का ड्रॉप है, वी का, तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, वी बाई एल का, यानी कि जिसको कहा था अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक्स लेंथ पर कितना ड्रॉप होगा, वी एल इंटू एक्स, ठीक है। ये पुरानी छोटी सी कैलकुलेशन कि जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप वी है वो क्या हो रहा है, एल लेंथ पे ड्रॉप है तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, वी बाई एल, जिसको अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा था। तो एक्स लेंथ पर कितना ड्रॉप होगा, वी बाई एल एक्स, है ना, इंटू एक्स। ये आपके पास क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल मिल गया। सपोज करिए इसको ए बोल देते, तो ए पर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, वी बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। अब ये जो की का पॉइंट है, मान लो सपोज करिए जे लिख देते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल होगा वी जे, ये भी क्या होना चाहिए, इस ए पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, तभी जाके गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन देगा। क्यों, दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा तभी ही सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यानी कि वी जे शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी ए। अब सर्किट में कोई करंट नहीं है तो यहाँ पर जो ईएमएफ कितना है इसका ई, और आई इंटू आर करते हैं। आई की वैल्यू नीचे वाले सर्किट में कितनी है, जीरो, तो यानी कि अगर आई जीरो है तो इस सर्किट में कोई भी टर्मिनल वोल्टेज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जो सेल का ईएमएफ है वही आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा, यानी कि वी जे की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ई वन के। यानी कि क्या कह सकते हो आप, v बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई वन। ये आपके पास अननोन जो सेल था, ईएमएफ था, तो जो सेल था उसका ईएमएफ अपने को पता नहीं था, तो उस ईएमएफ की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार, इस इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन है, टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। इस सेल का अननोन ईएमएफ अपने को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। काम किस पे करता है, वही विल्सन ब्रिज वाले कंसेप्ट पे, कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते थे अपन, है ना। जब गैल्वेनोमीटर लगाते थे और क्या कहते थे, अगर सर्किट में करंट जीरो है तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आता था, यानी कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं था, मींस यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल बराबर है। वही अपने को यहाँ पर करना है। ये ऊपर वाला सर्किट कहलाता है प्राइमरी सर्किट। ये सेल है आपके पास, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये प्राइमरी सर्किट हो गया। और सेकेंडरी जो सर्किट है वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो। तो प्रेजेंट टाइम पर ये यूज करें तो इसको सेकेंडरी सर्किट कहेंगे। और करना क्या है, एक सेल है अननोन ईएमएफ का, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है क्या। ये चीज होगी आपके पास। अब सेल का हो सकता है कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो कैसे काम करते हैं, पहले तो ऊपर वाले वायर के लिए अपन टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते हैं, और जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको कह सकते हैं कि इस एल लेंथ के वायर पे पूरे का पूरा टर्मिनल वोल्टेज आपके पास ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है क्या।
अब पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, अब नीचे वाले सर्किट को देखते हैं। ये ईएमएफ हो गया, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया, ये गैल्वेनोमीटर लगाया, उसके साथ जॉकी लगाई और इस वायर पे जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। कब तक स्लाइड करते हैं? जब तक कि आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देता। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है और इस वाले पॉइंट का और जो जॉकी के साथ कनेक्ट पॉइंट है दोनों का पोटेंशियल भी क्या गया? सेम। तो नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर करंट होता तो यहाँ पे भी जो टर्मिनल वोल्टेज आता E1 माइनस जो भी करंट होता I इंटू R1, लेकिन बैलेंस हो गया तो नीचे वाले में तो कोई करंट ही नहीं है आपके पास, तो यानी कि जिसका टर्मिनल वोल्टेज है वो E1 के बराबर रहेगा, क्योंकि I की वैल्यू क्या नीचे वाले के लिए? 0। और आसान भाषा में समझने के लिए आप इस तरह भी समझ सकते हो कि ऊपर वाले सर्किट का नीचे वाले सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं है। जो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है वही करंट ऊपर ही फ्लो करता रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर वाले सर्किट से तो फिक्स है, कोई ना कोई करंट तो आएगा ही। तो आपको ये समझना है कि ऊपर वाले सर्किट का नीचे वाले सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं, मींस जो भी करंट यहाँ से आता है वो डायरेक्शन बाद में जो भी होती है कैसे भी बना सकते हैं अपन, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वो करंट केवल क्या होगा? पोटेंशियोमीटर वाले सिस्टम में ही फ्लो करेगा, वो करंट कभी नीचे नहीं आएगा। तो क्या किया अपन ने? पहले तो पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया इसका, है ना, पर एम्प लेंथ। अब मान लीजिए स्लाइड किया तो मेरे को बोल यहाँ पर सपोज करिए अपने पास जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, तो इसको कहते हैं अपन बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ। इसकी वैल्यू होगी x। तो x यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो निकाल लेते हैं। L लेंथ पे कितना v, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? v बाई एल, और तो x लेंथ पे कितना होगा? v बाई एल इंटू एक्स। ये आपका ए का ए पॉइंट पे आपको पोटेंशियल मिल गया। अब जॉकी वाले पॉइंट की बात करें या वीजे यानी कि इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें तो नीचे कोई करंट नहीं है, तो फिक्स है जितना सेल का ईएमएफ होगा उतना ही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा, यानी कि किसके बराबर होगा? T1। और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो यहाँ से आप अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है और इम्पोर्टेंट है ना। इसी से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं। एक न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं इसका, है ना, किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, तो सपोज करिए जैसे आपके पास है, मान एक सर्किट लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है ये 30 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। सेल का ईएमएफ, इसकी लेंथ बोल देते हैं अपन कितनी है? 10 मीटर। लेंथ कुछ भी हो सकती है, वायर के 10 एक गिवन हो गया आपको, और इसका रेजिस्टेंस बोल देते हैं अपन, वायर का रेजिस्टेंस बोल देते हैं 13 ओम है। कितना है? 13 ओम ये है। और आपको एक सेल दे रखा है, उसका ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ठीक। तो वही गैल्वेनोमीटर जॉकी के साथ कनेक्ट है ये। अब आपके लिए ये जो आपके पास बैलेंस लेंथ बोल दीजिए आपके पास आ गई, सपोज करिए 1 मीटर पे जाके बैलेंस हो गया। कितने पर हो गया? 1 मीटर, यानी कि आपको बैलेंसिंग लेंथ भी गिवन है। अब आपको बताना है सेल का ईएमएफ कितना है, जो ये सेल है इसका ईएमएफ कितना है, ई फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है कि आपको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए ये नहीं होता 2 ओम, तो अपन कहते हैं 30 वोल्ट इसके अक्रॉस ही ड्रॉप है, पूरा किसके अक्रॉस ड्रॉप है? इस वाले वायर के अक्रॉस ड्रॉप है आपका 30। ठीक है, लेकिन अपन रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम है कि ऊपर वाले सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के अक्रॉस फाइंड आउट करें। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले करंट की वैल्यू I बराबर V बाई आर। तो V कितना? 30 और R कितना है? 2। तो इसका हो गया, और ये किसके साथ कनेक्ट है? इसके वाले के साथ सीरीज में कनेक्ट है, कंटिन्यूअस। तो यानी कि 2 + 13 यानी कि 30/15 यानी कि 2 एम्पियर। तो इसका मतलब कि ऊपर वाले सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना कर रहा है? 2 एम्पियर। तो टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं V, तो होता है E माइनस आई आर। ठीक है, क्या होगा? E माइनस आई आर, यानी कि 30 माइनस I कितना है? 2, और R कितना है? ये भी 2, यानी कि 26 वोल्ट। ये आपको क्या मिल गया? टर्मिनल वोल्टेज इस वाले वायर के अक्रॉस। क्या मिल गया? टर्मिनल वोल्टेज इस वाले वायर के अक्रॉस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? V बाई एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट शॉर्ट में लिख रहे हैं V बाई एल, यानी कि 26 डिवाइड बाई लेंथ कितनी इसकी? 10 मीटर। ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर। तो अभी जस्ट अपन ने देखा था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हो चाहे सेल का, उससे कोई सेंस नहीं है आपके पास, क्योंकि नीचे वाले ब्रांच में जब बैलेंस हो चुका है तो जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा, मींस इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है नीचे वाले में, है ना। ऊपर वाले में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो इस वाले इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई सेंस नहीं होता, यानी कि जो सेल का ईएमएफ होगा वही इस वाले पॉइंट का जो जॉकी का है वहां पर वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप होगा या वोल्टेज पॉइंट होगा। ठीक, तो क्या कह सकते हो आप अभी लास्ट वाले इक्वेशन से कि 20/6
इंटू 1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए ई, यानी कि कितना आ गया 2.6 वोल्ट, यानी कि सेल का ईएमएफ कितना है 2.6 वोल्ट का ईएमएफ। एक और कर लेते हैं न्यूमेरिकल, देखे ध्यान से। और सर्किट का कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट आपका बनता है कैसे भी बना हो सकता है। इसका थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं कि मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर ले लिया अपन ने और इंटर रेजिस्टेंस है से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिस्टम सही कनेक्ट होना चाहिए बस, है ना। कनेक्शन भी देखेंगे, कई बार कनेक्शन गलत दे देते हैं सर एग्जाम के अंदर, तो आपको चेक करना पड़ता है कि कनेक्शन सही है कि नहीं है या कुछ मिस्टेक कर रखी है, वो भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। और इंपॉर्टेंट सेक्शन है पोटेंशियोमीटर किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके पास, ठीक है। मान लीजिए आपके पास पोटेंशियोमीटर है और इसके लिए मान लीजिए आपको डेटा दे रखा है, सपोज करिए इस बार बैटरी आपके पास है 15 वोल्ट की बैटरी, ठीक है क्या, 15 वोल्ट की बैटरी आपके पास, और ये बोल दीजिए आपके पास 2 ओम का इंटर रेजिस्टेंस है, 1 ओम बोल देते हैं, ठीक है क्या। 1 ओम का इसकी लेंथ मान लीजिए आपके पास इस बार 8 मीटर बोल देते हैं, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो बोलते हैं अपन ने 3 ओम, ठीक है क्या, या सॉरी 4 ओम लेते हैं 4 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है वायर का। अब आपके पास क्या है कि सेल लगा है यहाँ पर, ठीक, एक ईएमएफ है, सॉरी एक सेल है जिसका ईएमएफ आपको इस बार सपोज करिए ईएमएफ ले लेते हैं कि सपोज करिए इसका ईएमएफ दे रखा है आपको 2 वोल्ट, है ना, उसका इंटर रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ से गैलोमीटर की हेल्प से आपने जो की कनेक्ट की और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर ली। तो सपोज करिए आपसे बैलेंसिंग लेंथ ही पूछ ले, बताइए बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, अगर ये कंडीशन है, मान लो बैलेंसिंग लेंथ गिवन हो तो इसकी अननोन है मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो इस बार बैलेंसिंग लेंथ निकालें। अब डायरेक्ट करने का तरीका देखो, इसको अपने को बार बार इतना प्रोसीजर नहीं करना, अब डायरेक्ट सीखो, क्योंकि आप सर्किट सोल्व करना जानते हो, पहले भी पढ़ चुके अपन। तो सबसे पहला काम होता है इस वाले सर्किट में करंट की वैल्यू निकालना, तो आप जानते हो आई बराबर वी बाई आर, वी कितना है 15, आर कितना हो जाएगा 1 ओम, और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, दोनों किसमें है सीरीज में, तो 1 + 4 5, यानी कि 3 एम्पियर करंट पड़ता है, कितना है 3 एम्पियर करंट इस सर्किट में। अब इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकाले तो क्या होता है E माइनस आई आर, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं तो ये मिलेगा आपको 15, यानी कि E माइनस आई, आई का मतलब 3 और R कितना 1, यानी कि हो गया 12 वोल्ट, कितना आ गया 12 वोल्ट। तो क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई एल इंटू जो भी बैलेंसिंग लेंथ होगी X शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो अननोन ईएमएफ का सेल है उसके ईएमएफ के बराबर। तो टर्मिनल वोल्टेज है 12 और L कितना आपके पास 8, और बैलेंसिंग लेंथ निकालनी x बराबर 2। तो यहाँ से आप सोल्व करिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पोटेंशियोमीटर, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस काफी ज्यादा वाइड है, और इस पे और देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, क्या क्या यूज होते हैं इसके, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है क्या। इसके कंटिन्यू अगली क्लास में अपन और न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। थैंक यू।